यूपी तक का परिवार अब सब तड़ला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर जो भी विवादित मुद्दे आते हैं जिस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की बात की जाती है, इस पे भी विपक्ष की मांग यही है ना कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित कर दी जाए। मेंबर पार्लियामेंट ही होते हैं ना उसमें, और सारे मेंबर पार्लियामेंट मिल के एक चीज़ खोज के निकालेंगे ना क्या सच है क्या गलत है, उसको आने दीजिए देश के और समाज के सामने। अरे मान्यवर, जो मुख्यमंत्री आपके हैं, जिन स्टेटों में आपने उनको दे रखा है काम, वो तो बंद करिए। आप उन पर इंक्वायरी वहाँ तो बैठा दिए मान्यवर। वहाँ आपके मुख्यमंत्री पलकों पे बिछाए बैठे हैं उसको अडानी को, और यहाँ बेमतलब के नाटक कर रहे हो। इस देश की जनता ने इसी झूठ के कारण नकार दिया है। आप 400 से 40 पे आ गए हो। नए दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और इस वक्त हम सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में है, और कुछ लोग हैं हमसे बात करने के लिए कि आखिर राहुल गांधी की सांसदी गई तो वो क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर उनके जहन में क्या क्या चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, सही हुआ है? ये देखिए, बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी को संसद में अडानी जी और मोदी जी के बीच के जो संबंध हैं, इनको लेकर एक भाषण देना था, और इस बारे में उन्हें विस्तार से पूरी जानकारी देश की जनता को देना था। चूँकि राहुल जी सबूतों के साथ अपनी बात रखने वाले थे, इसलिए इन्होंने लगातार पिछले 10-15 दिन से राहुल जी को न बोलने के लिए एक साजिश के तहत पूरी प्रक्रिया इन्होंने रची, साजिश रची, और राहुल जी की सदस्यता रद्द कराई। ये मोदी सरकार द्वारा रचित एक षड्यंत्र है। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो सजा क्यों हुई? देखिए, देश में सबसे ऊपर संविधान है, और संविधान के तहत ही आज से 2 साल पहले कर्नाटक में दी गई रैली में मोदी जाति व ओबीसी वर्ग को दी गई गाली के अनुसार पूर्ण मोदी व्यक्ति द्वारा एक मुकदमा इनके खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें हमारे कोर्ट द्वारा, जो कि भारत देश का एक गौरव है कि यहाँ की कोर्ट हमेशा निष्पक्ष रहे, उसके द्वारा इनको 399, 499 और 500 धारा के तहत इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई, और संसदीय सचिवालय ने 102E के तहत इनको जो है सदस्यता समाप्त की है। तो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार इनको ऐसी सज़ा मिली है, तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ। अच्छा, सही कह रहे हैं कि बात उन्होंने कर्नाटक में कही और कोर्ट सूरत की थी। प्रदेश छोड़ने की वजह क्या थी? कर्नाटक में भी FIR हो सकती थी। देखिए, मोदी जाति का वो व्यक्ति है, पूर्ण मोदी गुजरात के रहने वाले थे, तो जहाँ का वो व्यक्ति है जिस जनपद का, वहीं तो उसने अपनी याचिका दायर की। 2014 के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी है। अगर आप देखिए किसी भी टॉपिक पे कहीं भी उठा के देखिए, और जैसे अभी एक डॉक्टर साहब थी, उन्होंने जिक्र किया कि ये तो रिजल्ट बता रहा है, 14 का रिजल्ट बता रहा है, 19 का रिजल्ट बता रहा है, 24 का रिजल्ट फिर बता देगा आपको। क्या लगता है रिजल्ट विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग होते हैं? इस देश में जो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो रायबरेली से चुनाव हारी। अटल बिहारी जी जो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री थे, वो लखनऊ से चुनाव हारे। तो ये तो चुनाव है, जनता का मूड कब परिवर्तित होगा, क्या होगा, किधर नाव बहेगी, इसे कुछ नहीं कह सकते। और रही प्रियंका गांधी, तो एक्टिव हैं, कहाँ प्रश्न है? ये तो विपक्ष वाले खोद के ला रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, एक्टिव होंगी। अरे जब मैदान में आएंगी तो नाई कितने बाल सामने आ जाएगा। और निस्संदेह देखिए, कभी जो 4 सीटों की पार्टी थी, आज 400 पे है। और जो एक हमारे मित्र ने कहा जीरो के आगे 1 लगाइए 10 होता है, अगर 11 लगाइए तो 110 होता है। चिंतन है तो 1 लगाने की बात है, लाइन को लंबा करने की बात है। और समय एक जैसा नहीं रहता, कभी हर पार्टी हमेशा नहीं कर सकती। एक बात और आई थी OBC की, जो आप लोगों ने पूछी। देखिए, OBC में कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाए, विधानसभा लोकसभा स्पीकर बनाए, बहुत उच्च पदों पर बैठाया हुआ। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री बनाए ना जो थे, क्योंकि सवाल है 5 साल में कितना को बिठा देंगे, सवाल इस चीज़ का है। तो समय की बात है, समय का पहिया बदलेगा। और एक चीज़ जो राहुल गांधी को निकालने की बात है, ये अब एक वार छिड़ चुकी है। ये एक वार है जो ये अब गवर्नमेंट दूसरी आएगी वो यही अपनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी, नोट कर लीजिएगा इस बात को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट यही हथकंडे अपनाएंगे, और लोगों की विधायकी भी जाएगी। और ये चीज़ें, क्योंकि लोग भाषा मर्यादित है, अनिमर्यादित है, भाषा पर कंट्रोल है नहीं, और जब कंट्रोल नहीं है तो इसका रिजल्ट होगा। क्योंकि अभी आजम खां और ये सपा के निकाले गए थे, उधर कांग्रेस से राहुल गांधी निकाल, तो ये सब छिड़ गया है, ये वार छिड़ गई है, और निस्संदेह ये बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि
जो भी विश्व परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही है, उस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें हर उन मुद्दों के बीच में जाना होगा जिन वजहों से ये बातें उठ के आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया उस पर एक जेपीसी गठित हो। राहुल गांधी ने कहाँ क्या बयान दिया, कोर्ट ने उसका क्या संज्ञान लिया, कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो आगे हम जो पार्टी उसके लिए चैलेंज करेगी वो सब कुछ होगा। जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है वो देखेगा, उनके अपने लीगल एडवाइजर्स हैं वो तय करेंगे उनको आगे क्या करना है। लेकिन इस देश की राजनीति जिस दिशा में और जिस धारा में जा रही है, जिस तरीके से आज जो लोग इस निर्णय से खुश होंगे या इस निर्णय से तटस्थ होंगे, मेरा ये मानना है कि आने वाले कल को हम क्या जवाब देंगे। जिस तरह से लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सारे देश के जितने संवैधानिक संस्थान हैं, ईडी छोड़ दीजिए, सीबीआई किसी के पीछे छोड़ दीजिए, इन सब चीज़ों से जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक डर का माहौल। राहुल जी ने जो बात कही, अभी हमारे एक साथी ने जो बताया ना कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने नोटिस दी कि भाई हमें बोलना है इस मुद्दे पे, हमें नियम इस नियम के अंतर्गत हमें बोलने का अवसर दिया जाए और हम जो भी इनके इलीगल टर्म्स हैं अडानी के और मोदी के, भाई अडानी जी को इतना सेफ क्यों करना चाहते हैं मोदी जी। जेपीसी गठित होने की बात को लेकर बोफोर्स पे जेपीसी गठित हुई, उसके बाद जितने भी स्कैम 2G स्कैम की बात करी विपक्ष ने, उस समय जब यूपीए सत्ता में थी उस समय जेपीसी गठित की गई। हर जो भी विवादित मुद्दे आते हैं जिस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की बात की जाती है, इस पे भी विपक्ष की मांग यही है ना कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित कर दी जाए। मेंबर पार्लियामेंट ही होते हैं ना उसमें, और सारे मेंबर पार्लियामेंट मिल के एक चीज़ खोज के निकालेंगे ना क्या सच है क्या गलत है, उसको आने दीजिए देश के और समाज के सामने, इसमें बुरा क्या है। और इस तरह से देखिए, ये भाषा की मर्यादा किसी एक व्यक्ति किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी कि लोग अमर्यादित हुए हैं, अमर्यादित बहुत लोग हुए हैं। अभी राहुल गांधी के जिस बयान की चर्चा बहुत हो रही थी कि विदेश में राहुल गांधी ने जाके ये कहा वो कहा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले बयानों को आप देखिए कहीं। मैंने प्रधानमंत्री जी के फुटेज देखे हैं टीवी पे कि एक समय था जब लोग सोचते थे कि इस देश में हम क्यों पैदा हो गए, भारत में पैदा होने पर लोगों को लज्जा आती है। इससे बड़ा देश के ऊपर कोई आक्षेप हो सकता है क्या? तो मेरा ये मानना है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों से ऊपर उठ के, और मैं आम आदमी का आह्वान करना चाहता हूँ कि भैया समझो देश को। देश हमारा लोकतंत्र है, हम लोगों एक समृद्ध विरासत के पीढ़ी के लोग हैं। ऐसे लोकतंत्र को खराब मत होने दीजिए। समाज जो है गलत चीज़ों को अगर मान्यता देता चला जाएगा तो सही लोग किनारे हो जाएंगे और गैर नॉन डिजर्विंग लोग जब आ जाएंगे तो स्थिति ऐसी ही बनने वाली है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि भैया हो, आप पार्लियामेंट में बहस करिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और सच को सामने आने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से कि सच को सामने आने दीजिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से राहुल गांधी को संसद से दूर किया गया या उनकी सदस्यता रद्द की गई, आपको लगता है न्यायपालिका पर कोई सवाल? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की न्यायपालिका में आम जनता को और हम सभी को पूर्ण विश्वास रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन जब राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट लिया था तब तुरंत आ गया। इस काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली और अगर हमारे न्यायालय ने कोई डिसीजन लिया है तो ये सबको मतलब सबके लिए मान्य होना चाहिए। और बाकी इसके पीछे क्या आगे होना चाहिए, क्या इसके पीछे साजिश चल रही है, वो उनको क्यों निकालना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों को बोलने की छूट दी गई है हमारे देश में, तो ये तो हम लोग देखते ही चले आए कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जब आप सरेआम जाके उनको बोलेंगे कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है और इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, तो बहुत ही गलत मैसेज एक इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। तो जो भी न्यायपालिका का डिसीजन आया है उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है बाकी लोगों के लिए भी, जो आप बोल रहे हैं कि सब लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो शायद सबको ये एक संदेश जाएगा कि सबको अपनी, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उनमें शब्दों का चुनाव और किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी ये रखना चाहिए। और बाकी आगे जो भी कार्रवाई होगी मुझे इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है, वो हम सभी लोग देखेंगे। लोगों का यही कहना ना कि केवल सारी चीज़ें जो हैं सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी बगल में आपके सामने कह रहे थे ईडी हो,
और देखिए, सारी चीज़- अगर- ये सारी विपक्ष पे ही क्यों आ रही हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को क्यों नहीं आ रही? आज से अधिक संपत्ति के उनके नेता भी बहुत सारे घूम रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज का कोई एक वर्ग, एक तबका से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। हर पार्टी, हर समाज के हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अगर 2 टेन्योर से भारत की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही है तो पूरी की पूरी जनता तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती। और आगे आने वाले चुनाव में उन्होंने क्या कार्य किया है, जनता उनसे क्या अपेक्षा रखती है, उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो शानदार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं, आपको लगता है वो ओबीसी विरोधी हैं? जनता ने चुना है, ये लोगों की कहने की बातें होती, कोई किसी का विरोधी है। हर पार्टी में हर इंसान का सम्मान है और जात धर्म से ऊपर उठकर इंसान को काम करना चाहिए। जात धर्म से बहुत ऊपर हम लोग हैं। अब रायबरेली से चुनाव किसे लड़ना चाहिए? अब रायबरेली से चुनाव कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जिसको चुनाव लड़ाए, और 2024 बहुत नज़दीक है और कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए सबको। मजिस्ट्रेट से अगर माफ़ी मांगी होती राहुल जी ने तो शायद ऐसा नहीं होता, कुछ वो होता। और कहने को तो हर पार्टी में हर नेता, हर वर्ग के नेता किसी न किसी पर कोई ना कोई आक्षेप हमेशा लगाया करते हैं। क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को एक साथ आके कांग्रेस की बागडोर संभालनी चाहिए? देखिए, प्रियंका जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं ही और वो लगातार एक्टिव हैं और काम कर रही फील्ड में। रायबरेली में कौन आएगा चुनाव लड़ने, ये ऊपर के जो हाईकमान है, जो हमारी कमेटी है, ऊपर के अध्यक्ष जी लोग हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। हम लोगों के पास यहाँ जो चुनाव लड़ने आएगा, हम लोगों का काम है उनको अधिक से मेरा अधिक सवाल मतों आपने से- नहीं जी, सुना। जी जी प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को साथ आना चाहिए। जी, जितने अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी में आएंगे उतना कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। ये तो अच्छी सवाल बात है। वरुण गांधी का हो रहा है भाई। आप जी, तो वरुण जी हो या जो भी हो, जो भी कांग्रेस में जो भी की बात नहीं हो रही ना, वरुण की बात हो रही है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में हर आदमी का स्वागत है। वरुण जी हो या जो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उससे भी हम उनका भी स्वागत करेंगे। जेपीसी गठित होनी चाहिए। चलिए, मैंने मान लिया कि इनकी सरकार बात नहीं सुन रही है, सरकार विरोध में है। अरे मान्यवर, जो मुख्यमंत्री आपके हैं, जिन स्टेटों में आपने उनको दे रखा है काम, वो तो बंद करिए। आप उन पर इंक्वायरी वहाँ तो बैठा दिए मान्यवर। वहाँ आपके मुख्यमंत्री पलकों पे बिठाए बैठे हैं उसको, अडानी को, और यहाँ बेमतलब के नाटक कर रहे हो। इस देश की जनता ने इसी झूठ के कारण नकार दिया है। आप 400 से 40 पे आ गए हो। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। अपने कर्म में परिवर्तन करिए, जो बोलिए वही करिए, तभी आपको जनता स्वीकार करेगी। नहीं तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में अगर यही तरीका आपका रहा तो 400 सीटें भाजपा पाने जा रही है। तो रायबरेली की जनता है, हर नब्ज पहचानती है, कम से कम राजनीति की रंगत को जानती है। और ऐसा ही कम से कम यहाँ बैठे जितने लोगों ने बात की, बड़ी शालीनता से अपने अपने पक्ष का इंतज़ार किया और बहुत बेहतर तरीके से इन बातों को बताया। फिलहाल यूपी तक से शैलेंद्र प्रताप सिंह, रायबरेली का निष्कर्ष यही निकला कि इन सब की बातों को गौर से देखा जाए तो एक बात तो है कि रायबरेली की जनता बहुत कुछ समझती है। राजनीति में जो बात मुनव्वर राणा ने कही थी कि राजनीति है जनाब पनारों से बहती है, ये वो रायबरेली है जिसने इंदिरा को चुनाव हराया, तो कभी जयनारायण को पलकों पे बिठाया, तो कभी 4 से 40 कराया, तो कभी 40 को भी शून्य कराया। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।